नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमने यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध लेखक, नाट्यकर्मी और मीडिया कर्मी डॉक्टर गौरी शंकर रैना को। थोड़ी देर में डॉक्टर रैना हमारे साथ अभी इस मंच पर जुड़ेंगे और उसके बाद फिर हम विधिवत रूप से उनसे आज के इस कार्यक्रम में बातचीत शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले इस मंच पर जोड़ देते हैं डॉक्टर गौरी शंकर रैना को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत कैसे बहुत हैं आप धन्यवाद। मैं ठीक जी हूँ, जी बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मेरी आवाज आप तक आ रही होगी ठीक तरह जी हाँ, से। जी हाँ, आ रही है ठीक। चलिए मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और इस बीच में हमारे मित्र शुरू हो गए जुड़ने। रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर से जुड़ गए। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस तरह से हमारे जो इस मंच पर आज मित्र जुड़ने वाले हैं, अशोक मिस्त्री जी जुड़ गए, राजकिशोर मिश्र मोहम्मदी जी जुड़ गए। सब आपका स्वागत कर रहे हैं इस मंच पर। तो बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद साहब, सर। बहुत दिनों बाद हम यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आपस में मिल रहे हैं। अब देखिए, ये 2-2.5 साल जो कोरोना की स्थिति चली, इस वजह से हम ज़्यादातर बाहर नहीं जा पाए। तो आपका विशेष कार्यक्रम क्या रहा जब ये पूरा कोरोना काल चल रहा था? कोरोना काल में मैंने एक पुस्तक की, जो कि जिसके लिए मुझे कहा गया था लिखने के लिए, वो थी कश्मीरी और डोगरी की लोक कथाएं। वो मैंने उस कोरोना काल में ही पूरी की, वो पूरी पुस्तक, और वो प्रकाशित हुई है अब। लेकिन उसमें मुझे ये है कि जो उसके लिए सामग्री जुटानी थी और जो मैंने उसको उसका फिर पुनर्लेखन करना था, उसमें मुझे बड़ी दिक्कतें आई। खास तौर से जो कश्मीरी की लोक कथाएं हैं, वो तो शायद सब आप जानते हैं। हमारी कथा कहने की बहुत लंबी परंपरा रही है। कथा सरित सागर से ही हमारी कथा कहने की परंपरा रही है। और कथा सरित सागर में जैसे कहानी में से कहानी, जैसे हीमाल नगरा की एक मशहूर कहानी है, तो मैं चाहता था कि वो जो सारी कहानियां हैं, न केवल हिंदी जगत में, बल्कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं या युवा हैं, वो उन कहानियों से, जो प्रेरक कथाएं हैं, उनसे परिचित हो जाएं और उन्हें उनका ज्ञान होगा। उसमें मुझे एक अनुभव ये भी हुआ, जब मैं डोगरी की लोक कथाएं उसमें शामिल कर रहा था। उसका नाम है जम्मू कश्मीर की लोक कथाएं। पता नहीं अगर मेरे पास ये है उस पुस्तक का शीर्षक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर की लोक कथाएं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी जी। जी तो धन्यवाद धन्यवाद। तो जब मैं ये कर रहा था, तो मुझे डोगरी के कहानियों का जो उसमें शामिल करनी थी, वो मुझे नहीं मिल रही थी। ये अनुभव एक बड़ा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि मैंने जितने भी मित्र थे जम्मू में, उनसे सबसे कहा कि मुझे ये कुछ लोक कथाएं जो आपके पास हैं या जो आपने सुनी हैं, उनको रिराइट करके मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं इस संकलन में उनको शामिल करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी सी है, छोटी है, ये नहीं है किसी ने। फिर जब मैं, क्योंकि बाहर जा नहीं रहे थे, लाइब्रेरीज बंद थी, तो मैं नेट से मैंने देखा कि एक लड़की जापान की है, उसने डोगरी लोक कथाओं पर शोध किया है। और वो जो शोध है, वो 690 पेज का है। क्या क्या हुआ बात। था कि 1880 के आसपास एक ब्रिटिश स्कॉलर आया था जम्मू, और वो लालटेन की रोशनी में और डिबरी के नीचे गांव गांव जाता था, उन कहानियों को लोगों से सुनता था, और उन कहानियों को सुनकर फिर वो लिखता था अंग्रेजी में, और उसने एक संकलन तैयार किया। उसका नाम था द तवी टेल्स। वो प्रकाशित नहीं हो सका, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर जब ये लड़की जापान की थी, ये रिसर्च स्कॉलर थी, ये फिर आई, उसने उस संकलन को फिर से देखा, और फिर वो उसने परमिशन लिया, वो वापस चली गई, जम्मू में रही, उन सभी गांवों में गई, और फिर उसने देखा कि ये जो सारी कथाएं हैं,
इनका लिंक कैसे भारतीय जो कथा कोश है या भारतीय कथाएं हैं, भारतीय कथाओं में और इन कथाओं में और कथा सरित सागर में किस तरह का समन्वय है और किस तरह से उनके जो थ्रेड्स हैं वो आपस में मिले हैं और किस तरह से ये ह्यूमन स्टोरीज और ह्यूमन ट्रेजेडीज को बताते हैं और कहते हैं। तो क्या ये बात है, एक क्या काम रहा ये मेरा। काम आपने विशेष रूप से कोरोना काल में किया। इस बीच में हमारे साथ पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़े, बहुत बड़े साहित्यकार, व्यंग्यकार है। प्रेमवदा पांडे जी जुड़ गई उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे मित्र जुड़ गए, संतोष रैना जी भी जुड़ गई हमारे परिवार से ही, तो बहुत बहुत सारे बहुत मित्र जुड़। धन्यवाद। जी जी। तो अब चूंकि हमारे बहुत सारे मित्र अब जुड़ गए, तो मैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही परिचय जो मेरे पास आपका है बहुत लंबा चौड़ा है। मैं संक्षिप्त सा कुछ बिंदु में बताना चाहूंगा और शेष हम बातचीत आपसे ही करेंगे, आपको जानेंगे। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, एक साहित्यकार के रूप में आपके कहानी संग्रह छपे हैं, नाटक प्रकाशित हुआ है, आपका बहुत अनुवाद कार्य है प्रचुर मात्रा में, और मीडिया पर आपने विशेष पुस्तकें लिखी हैं। आप नाट्यकर्मी हैं और 1973 से आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा कार्य किया है आपने, और आपके रंगमंच पर बहुत सारे नाटक भी खेले गए हैं। और प्रसारण के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन, आपका 42 वर्षों का अनुभव है, और आप 12 साल ड्रामा प्रोड्यूसर रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं, आपने टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर नाटक प्रोड्यूस किए हैं, दूरदर्शन के लिए आपने विशेष शो बनाए हैं, और साहित्य अकादमी से आप इस समय जुड़े हुए हैं, और किस रूप में जुड़े हैं वो हम आपसे बातचीत करेंगे। और आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, और पुरस्कार इतना बड़ा लिस्ट है मेरे पास। उसमें से सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द सम्मान है। आपको थिएटर फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला है, और आप, जहां तक मुझे याद है, बीच में आप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ भी जुड़े जी जी रहे, जिसमें आपने विशेष कुछ कार्य किया है। तो डॉक्टर साहब, मूलतः तो आप कश्मीर से हैं, तो जी। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताइए कि अपने जीवन काल को याद करिए, कश्मीर के उस परिवेश में आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई, और जो गौरी शंकर रैना आज हमारे सामने हैं, वो उस बचपन ने और बचपन की गतिविधियों ने और कार्यकलाप ने आज के गौरी शंकर का कैसे निर्माण किया है। बचपन की गतिविधियों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इस तरह से कि मतलब जब मैं अपने पिताजी को, वो फायर सर्विसेज में थे, रिटायर हो गए थे, और वो पढ़ते रहते थे, उनको फारसी का भी काफ़ी ज्ञान था। तो फारसी के वो बड़े मुझे कहते रहते थे कि ये इस तरह से इसका ये होता है, अनुवाद इसका मतलब ये है। फिर मैं करण नगर में नेशनल हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ पर वो एक फिल्म्स आती थी, वो जो एक डिपार्टमेंट होता था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की फिल्में चलती थी, वो छोटी छोटी, और हमको वहाँ एक ऑडिटोरियम टाइप था और उसमें ले जाते थे, हमको दिखाते थे। हम 8वीं जमात में थे, 7वीं 8वीं जमात में थे। तो मतलब वो फिल्में थी, उन फिल्मों को मैं देखता था। उसमें से थी, जैसे कि एक थी दूर गगन की छाँव में थी क्या एक बात फिल्म, है। वो दूर गगन की छाँव में फिल्म थी। तो मैं किशोर कुमार की, किशोर कुमार की थी, किशोर किशोर कुमार कुमार की। की फिल्म थी, और जी जी। उसमें गाने भी उन्होंने स्वयं ही गाए थे। उस बच्चे को, वो बच्चे की कहानी बताते हैं, उस बच्चे को देखिए मैं, और जब मैं वो उन फिल्मों को देखता था तो मैं ये प्रेरित होता था कि मैं भी कभी फिल्म के लिए लिखूंगा, मैं भी कम से कम फिल्म का संवाद लिखूंगा। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं टेलीफिल्म का निर्देशन करूंगा या फीचर फिल्म का संवाद लिखूंगा। मुझे अवसर मिला जब हेमा मालिनी थी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जब वो चेयरपर्सन थी, तो मुझे फिल्मों में संवाद लिखने का भी अवसर मिला। तब मैं विशेष छुट्टी लेके गया था संवाद लिखने के लिए और डायलॉग डायरेक्शन के लिए। तो मुझे ये सपना तब आया था, तब मैं लिखना चाहता था। तो उनको देखिए मैं कहा, तो मैंने एक बड़ी हिमाकत की, एक कोशिश की कि मैंने वहाँ पर अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के जो मिस्री साहब थे, वो जो टीचर थे, उनसे मैंने अनुरोध किया कि हम लोग इतने करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, मैं भी एक नाटक करूँगा। तो मैं 8वीं में पास होके 9वीं में आया था। तो उन्होंने कहा आप एक नाटक कर लो।
वो हम एनुअल डे पे दिखाएंगे। तो एनुअल डे के दिन बाहर बड़ा सा रंगमंच बनाया गया। उस रंगमंच में चारों तरफ से लोग थे, वीआईपीज थे और चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो मैंने उंगली माल, एक नाटक है छोटा सा, वो उंगली माल की कहानी पे आधारित नाटक है। वो किसी 8वीं की जमात की पुस्तक से था, मैंने उससे लिया और अब वहाँ के अपने क्लास के जो दूसरे बच्चे थे उनसे रिहर्सल हुई और उस नाटक को मंचित किया गया। और जब वो तब अनाउंस हुआ, अब गौरी शंकर रैना द्वारा प्रस्तुत या निर्देशित नाटक मंच पर प्रस्तुत होगा, तो वो मेरा क्या लिए बात है! बहुत ही जी, जी, जी। बड़ा क्षण था। और हुँ, उस हुँ। क्षण के बाद फिर नेशनल हाई स्कूल की तरफ से एक नाटक आकाशवाणी के ऑडिटोरियम में खेलना था। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का, जो श्रीनगर का रेडियो कश्मीर जिसे हम कहते थे, तो वहां पर था। तो मुझे उसमें नाटक करने का अवसर मिला, मुझे चाहिए, मैं भी। तो पहला जो मंच पर मैंने नाटक किया वो मैंने वहां पर किया रेडियो कश्मीर के ऑडिटोरियम में। वो जब मैंने, जहां मैंने स्वयं एक्ट किया, जो पहला नाटक था उसमें मैंने स्वयं एक्ट नहीं किया था, मैंने दूसरे बच्चों से एक्ट करवाया था। उसके बाद मुझे, जब मैं 10th में पास हुआ तो मुझे नेशनल स्कूल से मेरिट सर्टिफिकेट इन फॉर अचीवमेंट इन ड्रामेटिक्स के लिए दिया गया था और उसको लेके फिर मैं अमर सिंह कॉलेज गया। अमर सिंह कॉलेज का वातावरण ऐसा था कि वहाँ पर नाटक होते थे, नाटकों के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी था। तो वहाँ एक ड्रामेटिक क्लब भी था। उस ड्रामेटिक क्लब के लिए मैंने अनुरोध किया कि मुझे लिया जाए, तो मुझे लिया नहीं गया पहले। फिर मुझे कहा गया, अच्छा अब मोलियर का एक नाटक होने वाला था। तो मोलियर का नाटक होने के कारण तो उसमें मुझे रोल मिला, लेकिन बदकिस्मती से मुझे, मेरा पैर टूट गया। मेरे को मुझे एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, मेरा पैर वैर टूट गया, मैं उसमें भाग नहीं ले सका। लेकिन फिर ये थी कि मेरी जो कोशिश थी, मैं छोटे छोटे नाटक लिखता रहा और उन्हीं दिनों में अभिनव भारती से जुड़ा। अभिनव भारती मोतीलाल क्योमू जी ने शुरू किया था और उसको रिवाइव हो गया था। और वहाँ सारे, आप जानते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जाते थे। वो मोतीलाल क्योमू जी थे, हरिकृष्ण कोहल साहब थे और रतनलाल शांत जी थे और इस तरह के लोग वहाँ आते थे। बहुत चमनलाल हुक्कू साहब आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, यार तुम ऐसा छोड़ो, तुम नाटक लिखो। ये सब हो गया तो मैं छोटे छोटे नाटक लिखता था। 10,000, पागल कौन, इस तरह के लिए। ये 45 मिनट 1 घंटे के होते, बहुत अधकच्चे नाटक थे, वो बहुत ठीक नहीं होते थे। ये मैं आज जानता हूँ कि वो कितने खराब थे। लेकिन ये है कि वो सारे अभिनव भारती रंगमंच जो मंडली थी, रंग मंडली थी, उसके जो सारे लोग थे, वो हम प्रोत्साहित हो रहे थे, वो कर रहे थे। फिर एक जो मेजर प्रोडक्शन था उसका नाम था हरिश्चंद्र राज। हुँ, दैट हुँ, वाज हुँ। हरिश्चंद्र। तो उसके लिए वो एक तरह से रिराइट किया गया। वो उसको, दैट वाज रिक्रिएशन। उसमें जैसे सतीश कहवट है, उसमें से लिया। और जो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, हरिश्चंद्र तारामती, उसमें से लिया गया। और ये कंप्लीट 3 एक्ट का 3.25 घंटे का नाटक था, जो कि टैगोर हॉल में खेला गया। और ये दिस वाज अ मेजर प्रोडक्शन और इसकी इतनी सक्सेस हुई कि लगातार अखबारों में रिव्यू आते रहे। और जितने शोज हमने किए थे, उसके बाद हमें फिर से शोज करने पड़े। उसके बाद फिर मैं रेडियो से जुड़ा और रेडियो में मैंने नाटकों के अनुवाद करने शुरू किए। जो रेडियो ड्रामा था उसके लिए अनुवाद किए और रेडियो पे भी आने लगा। और बाकी थिएटर ग्रुप्स भी मुझसे संपर्क करने लगे कि हमारे लिए नाटक लिखिए। फिर मैंने एक नाटक लिखा, वो भी फुल लेंथ प्ले था। उसका नाम था फिरथुर। फिरथुर का मतलब है उल्टा पुल्टा। मतलब अगर एक व्यवस्था है, उसका उसका जो उस नाटक में जो बात कही गई थी कि अगर एक जो व्यवस्था होती है, जब आप उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब उस व्यवस्था से आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और सारी सारी जो आपके संबंध है, रिश्ते हैं, जो आपका जो स्टैंड है, वो सारा डिग जाता है और आप बहुत
बिखर जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। ये उसका संदेश था और ये भी खेला गया। फिर मैं उसके बाद लिखता रहा, अनुवाद करता रहा और मोतीलाल केमू के लगभग सभी नाटक मैंने अनुवाद किए और उनमें से उनका एक बड़ा मशहूर नाटक है नगर उदास, जो कि राजतरंगी पर आधारित है। उसका मैंने अनुवाद किया, जिसको कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने में रंग महोत्सव में खेला गया उसमें। और उसके साथ एक और नाटक है शाप। उस शाप में जो है, शाप में जबकि पहली महिला को कश्मीर की कश्मीर की जो उसको शासन दिया जाता है और वो है यशोमती की कहानी है। वो आप कहें तो मैं वो पैसेज आपको उसका सुना सकता हूँ अगर है आप थोड़ा सा छोटा सा पैसेज सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, एक पैसेज उसका सुनाता हूँ, मैंने मार्क किया हुआ है, देख लेते हैं अगर समय अगर हमें अलाउ करता है नहीं तो। कोई बात नहीं, आप पढ़िए, कोई बात नहीं, ये भी बातचीत का ही अंग है। ये श्री कृष्ण और राजमाता का जी जी जी, संवाद है। और राजमाता जो है वो, उसका पुत्र जो है वो मारा गया है श्री कृष्ण द्वारा। उसके बाद राजमाता कहती, श्री कृष्ण कहते हैं, माता आप निश्चिंत रहें, हमें राज सत्ता का कोई लोभ नहीं। हम अधर्म का नाश, ज्ञान तथा सत्य का प्रकाश प्रसारित करने के इच्छुक हैं। हम मानवता की शांति की कामना करते हैं। राजमाता कहती हैं, तुम्हारी ज्ञान की बातों, तुम्हारी नीतियों से परिचित हूं। ये विचार अर्थहीन है। जगत सुख की कामना करने वाले, मेरे जीवन में केवल संताप है जो तुमने दिया है। क्या बात है। श्री कृष्ण, माता अपना मन शांत करें, आप मात्र माता हैं, दृढ़ बने, अपने मातृ धर्म का पालन करें। रानी यशोमती का मार्गदर्शन आपको ही कराना है, उसकी रक्षा करें। उसके पुत्र के जन्मते ही सभी सुख, सभी दुख दूर भाग जाएंगे। वो कुल तारण होगा, राजवंश को आगे बढ़ाएगा। संसार गमन में निपात एवं उत्पत्ति प्रकृति का नियम है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मनुष्य क्या, देवता का भी कोई स्थान नहीं होता। अतः आप दुविधा एवं द्वेष को त्याग, प्रशांत चित्त मातृ देश की ओर प्रयास करें, यशोमती का राज अभिषेक करें। राजमाता दृढ़ होकर, हाँ कृष्ण, मातृ देश जाएंगे। गंतव्य का मार्ग भी रहस्यमय दिखने लगता है। श्री कृष्ण, नहीं माता, गंतव्य का मार्ग भी रहस्यमय दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, आपका विवेक एवं कर्म आपके पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। आप विलक्षण हैं, आप क्षत्राणी हैं, आपको राजधर्म निभाना है, प्रजा का पालन कीजिए। राजमाता, हाँ कृष्ण, राजधर्म के कर्तव्य से विमुक्त कैसे हो सकते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, श्री बहुत कृष्ण, बढ़िया। इसका ये दो लाइंस और हैं। श्री कृष्ण, कश्मीर के ज्ञानी ब्राह्मणों उठो, कश्मीर के ज्ञानी ब्राह्मणों उठो, अपनी राजमाता की उकलाहट दूर करो, इनका संताप दूर करो, इनका संबल बनो, नई यात्रा प्रारंभ करो। वरिष्ठ मंत्री, माता चलिए, रानी यशोमती का अशुपात रोकें, वाह वाह, उन्हें बहुत उन्हें आशाजनक संदेश दें। राजमाता, हाथ चलिए। यहाँ ये दृश्य समाप्त होता है, ये छोटा क्या सा बात, दृश्य। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप थिएटर मूवमेंट में काफी सक्रिय रहे थे, जो 1972-73 के बाद बहुत थिएटर मूवमेंट, रंगमंच का जो एक दौर चला कश्मीर में, तो आपका अपना भी एक थिएटर था जिसमें आप उसके जिसके सदस्य थे आप, तो किस प्रकार की गतिविधियां रही उसमें? आपने तो बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए हैं। जी, हमने पहले मैंने जब हम आकाश पाताल एक हमारा बहुत ही मशहूर नाटक था, जो मुझे उनका नाटककार का नाम नहीं याद आ रहा है अभी, वो किया था हमने आकाश पाताल। वो उसमें वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी।
बंसी निर्दोष का लिखा हुआ था। जी 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 जी। बंसी अब निर्दोष जी का लिखा हुआ नाटक था, मुझे याद आया, तो पुरानी स्मृतियों को दोहरा रहा हूँ। तो बंसी निर्दोष जी का नाटक था, वो मैंने किया। तो लेकिन उसके बाद हमें लगा, मैंने अपने जो मेरे साथ के दूसरे लोग थे, मैंने उनसे कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नाटक करने चाहिए जो कि हम यहाँ वादी में हम लोगों को दिखा सके। तो सबसे पहले हमने चेंज ओवर किया एक तरह से। तो मैंने कहा कि जैसे कि हम मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ गए हैं, इसी तरह से मैंने कहा कि परंपरा तो हम पारंपरिक नाटक तो हमने किए, मैंने लिखे भी, और लेकिन अब मॉडर्न और परंपरा का जो बीच का जो सेतु है, कहीं तो हम वो देखें। तो हमने सोचा कि हमने गुरबुथ एक नाटक किया जिसको पुरस्कार भी शायद जम्मू एंड कश्मीर अकादमी का मिला। तो वो हरिवदन का वो था, हाईवदन का, तो गिरीश गिरीश कार्नाड कर्नाड का। का जी नाटक जी था। तो लेकिन उसमें ये समस्या थी कि उसका परमिशन कैसे लें। तो लेकिन मेरे पास इतना जुनून था थिएटर का, आपको मैं बताऊं, मैंने घर का कितना सारा सामान थिएटर को दिया है, थिएटर में कितनी सारी चीजें दी हैं, मेरे घर के कपड़े और क्रॉकरीज और बर्तन और सब सामान मंच पे जाता था जो कि कभी वापस नहीं आता था। तो वो मैंने सब एक तरह से वहाँ थिएटर ये में ये दिया है। तो ये तो हमारा भी अनुभव रहा है, जब हम भी जी जी थिएटर उन्हीं दिनों चला रहे थे। बिल्कुल सही जी बात है। जी जी। जी तो फिर मैं वहां से आया, गिरीश कर्नाड तब संगीत नाटक अकादमी के चेयरपर्सन थे। तो मैं वहां से आया, मैंने फोन किया उनको कि मुझे आपका परमिशन चाहिए। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। मैं दिल्ली आया, उनसे मिला, उनसे वो लिया, उन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ, हालांकि बाद में वो मिलते थे मुझे, हम यहाँ मिल भी कई बार मिले भी उसके बाद में, दूरदर्शन में भी वो मिले, बाद में भी मिले। लेकिन उस समय मैं उनको उतने अच्छे से जानता नहीं था, तो उन्होंने मुझे अपने ही लेटर हेड पे अपने ब्लैक पेन से लिख के परमिशन दे दिया कि मैं आपको ट्रांसलेट की। लेकिन उस ट्रांसलेशन में उन दिनों मुझे नस्तालिक खत लिखना नहीं आता था जिसमें हम्म। लिखते हैं। तो मैंने फिर सोहनलाल कोल की भी हेल्प ली उसमें, ताकि मैं हम फिर वो नटरंग में छपा था वो नाटक, नटरंग से लेके हमने अनुवाद किया, और वो काफी चर्चित रहा और काफी देखा गया, काफी सराहा गया। उस नाटक के बाद फिर हमने और भी नाटक हुए। फिर बहुत बड़ा एक रेडियो में थे पुष्कर भान जी, उनका एक मचामा था, मचामा बहुत चला क्योंकि वो पॉपुलर था और रेडियो पर तो पॉपुलर था रेडियो से, लोकप्रिय था वो। जी जी जी। क्योंकि रेडियो से चला था तो रेडियो से पॉपुलर था। तो मचामा के शोज तो अनंतनाग में, बारामूला में और पता नहीं कहाँ का, और लेकिन मचामा का शो वहां पर भी हुआ। एक मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, हरिश्चंद्र का एक शो हमने किया था। वो अनंतनाग में जो टेम्पल है, मंदिर है, जो वो परिसर है, उस परिसर के बीच में किया। क्या बात है। तो उसमें क्या किया कि जिसमें कि जैसा जहाँ की वो जो बाहर का हिस्सा है उसको हमने महल का हिस्सा बनाया, जो और ऑडियंस को उधर की तरफ मुंह कराया। और जब हमको वो दिखाना, जबकि वो विश्वामित्र आते हैं और उसके बाद जब शमशान भूमि का दृश्य होता है, तो वो पहाड़ी जो थी, पहाड़ी को ही शमशान भूमि बनाई, पहाड़ी को परिवर्तित किया। तो इस तरह से हमने बनाया। तो नेचुरल जो बैकड्रॉप्स थे, जो एग्जिस्टिंग बैकड्रॉप्स थे, उनको हमने सेट की तरह से यूज किया है। ये हमने एक प्रयोग वहां किया था जब हमने अनंतनाग में ये शो किया था हरिश्चंद्र राज का। इस तरह से फिर एबडव थिएटर की तरफ से हमने अल्बर्ट एलबी का जू स्टोरी वगैरह काफ़ी सारे नाटक हुए। और विशेष एक और चीज़ था कि हम लोग मैं लाइटिंग और डिज़ाइन में भी थोड़ा सा दखल देता था। उसका कारण ये था कि जब आपको शायद याद होगा कि जे एंड के कल्चरल एकेडमी ने नाटकों के प्रशिक्षण का एक कोर्स शुरू किया था। उन दिनों मोतीलाल चमू जी हुआ करते थे और कविरत्न जी जम्मू से जाते थे श्रीनगर। उसमें जी जी नेमिचंद्र जैन जी भी आए थे। जी और जी जी। मुझे चूंकि उसमें मिला था, एडमिशन मिला था, मैं भी गया था उसमें, उसका स्कॉलरशिप भी मिलता था लोगों को। मैंने लिया नहीं था, मुझे नहीं मिलता मैंने था। भी एक दिन 15 दिन का कोर्स किया है वो। हाँ जी हाँ, वो वर्कशॉप होता था। वर्कशॉप होता था, कविरत्न जी के वो उसके वो थे उस समय इंचार्ज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो जी जी उसमें जो हमने किया,
वहाँ पर मैंने वहाँ जो लाल मंडी में एक लाइब्रेरी थी, थिएटर की बुक्स वहाँ बहुत ज़बरदस्त थी। तो उन बुक्स से मैंने वो क्या कहते हैं आप, स्टेज डिज़ाइन और लाइट डिज़ाइन पे काफ़ी काम किया। मैंने बहुत समय बिताया और जब फिर वहाँ का जो प्रोडक्शन था, जे.एन.के एकेडमी का जो उन्होंने नाटक किया था, तो राइडर्स टू द सी किया था। राइडर्स टू द सी जब किया था, उसका लाइट और स्टेज डिज़ाइन मेरा था। वो कहते हैं, वो जो रेपर्टरी कंपनी की तरफ से वो नाटक हुआ था, तो उसका सब, और वो सब ने सराहा। म्यूजिक उसका लाइव था। फिर बाद में भी जब मैंने नाटक किए तो मैंने भी लाइव म्यूजिक का, जैसे मैंने लाल बद्राय लोलरे के मुसाबका किया, यमू वो साहब का, मैंने जी। दो जगह पे निर्देशन उसका किया। दिल्ली में भी किया मैंने। दिल्ली में मैंने लाइव म्यूजिक वायलिन से राजेंद्र काचरू जी से करवाया था। राजेंद्र क्या? काचरू जी ने म्यूजिक किया था, लेकिन वायलिनिस्ट हमने आकाशवाणी से लाए थे। तो मतलब वो 4-5 वायलिनिस्ट एक साथ, वो वायलिन का पीछे से जहां पर कि हमें म्यूजिक की आवश्यकता थी, इस तरह से प्रयोग हमने काफी किए। और अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले ही मैंने शेक्सपियर का एक नाटक अनुवाद किया था, जो कि छपा भी है, टेमिंग ऑफ द श्रू। तो उसका अलबेला अलबेली नाम से अभी मंचन हुआ है। तो कोविड से पहले ही हुआ था वो, और वो वहाँ दिल्ली में हुआ था। और वो बहुत उसने किया था, जो शेखर कपूर की बहन है, कपूर है उनका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने उसका निर्देशन किया था। तो वो अभी दिल्ली में ही हुआ था, कुछ 4-5 साल पहले हुआ था, वो है। और उसके बाद अब लोग कहते थे कि इसका एक ऐसा, फिर मेरे एक मित्र थे, उन्होंने उसका हिंदी में उसका नाम था अलबेली नार से किया था उन्होंने, और वो टेमिंग ऑफ द शो अभी तक मंच पे हुआ नहीं था, और यहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और उसके बाद नकचड़ी नार किया था। मेरे एक मित्र ने सजेस्ट किया, आप इसका टाइटल ये रखो, नकचड़ी। नार भी नहीं, नकचड़ी, केवल नकचड़ी। और वो बहुरे जी हैं, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका आप एडेप्टेशन करके करो, ताकि ग्रुप्स जितने भी हैं दिल्ली में, ग्रुप्स हैं या बाकी ग्रुप्स लखनऊ में हैं। और एक और मेरे जो नाटक छपे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर एकेडमी की जो हमारा साहित्य है, उसमें कई नाटक छपे हैं उनका, जयपुर में, इंदौर में, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ, कई जगह पे उनके मंचन हुए हैं। और वो केवल चिट्ठी आती है कि हमें इसको करने का परमिशन दे दीजिए, तो मैं वो दे देता हूँ, और वो नाटक मंचित होते हैं। और उसके बाद एक नाटक ये है कि पाताल केतु है, वो जो जलोद्भव की कहानी है, उस पर मैंने लिखा है। और वो हमारा साहित्य जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो छपाती है नाटकों कल्चरल का, एकेडमी का, जी जी जी। तो उसमें छपा है। उसमें बल्कि उसमें तो किमू साहब का नाटक भी छपा था, मेरा भी छपा था, और भी एक आध नाटक, 3-4 नाटक थे उसमें, वो मोटी तो किताब थी। आप कश्मीर में काफी सक्रिय रहे ना, तो फिर बहाना क्या बना आपको कश्मीर से बाहर आने का? आप कब निकले कश्मीर से? मैं 2 बार निकला हूँ कश्मीर से। पहले तो मैं स्वयं ही निकला था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वो 86 के आसपास वगैरह सब में निकला था। तो फिर मेरा जब सिलेक्शन वगैरह हुआ था, मैं आया था। फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में आया था, दिल्ली की ऑल। तो फिर जब माइग्रेशन हुआ, तो उसके कारण मुझे मेरा परिवार फिर मैं गया था, फिर मैं दूरदर्शन श्रीनगर में था उस समय, जब ये था। तो फिर मैंने भी रिक्वेस्ट की कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। तो फिर मैं परिवार के साथ यहाँ दिल्ली में रहा, और तब मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था एज़ उसमें जन समाचार संपादक के रूप में आप तो जी हाँ, समाचार में। जी हाँ, जनरल न्यूज़ रूम में मैंने काम किया था। पहले स्पोर्ट्स डेस्क, शुरू में मैंने काम किया था, स्पोर्ट्स डेस्क पे काम किया। कभी-कभी मैंने समाचार भी पढ़े हैं, कई बार पढ़े थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं रात का 9 बजे का बुलेटिन भी करने लगा था। 9 ओ क्लॉक का इंग्लिश बुलेटिन, वो मैंने कई दिनों तक करता रहा। तो उसके बाद फिर मुझे, जब वहाँ रहने के बाद, फिर ये हुआ कि मुझे, क्योंकि श्रीनगर का वो न्यूज़ रूम वगैरह बंद था, फिर मेरा वहाँ था, फिर मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना था, फिर वो बहुत ही अस्त व्यस्त
सिचुएशन थी मेरी, और मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी वगैरह सब लोग मेरे पास थे। तो मैं उन सबको छोड़ के कैसे जा सकता था? तो वो सारे हम लोग इकट्ठे रह रहे थे दिल्ली में, और वो सब का सभी कुछ वहीं रह गया था। तो इसलिए मुझे वो एक तरह से वो सब जो मेरी ऑफ़र्स दूसरी थी, जब तबादला होना था और दूसरी जगह जाना था, तो वो मैं रिलक्टेंट था, तो मैं कई दिनों तक काम ही नहीं कर रहा था। तो फिर अंत में मैं फिर दूरदर्शन में आ गया। तो आप तो तो यहाँ दूरदर्शन में थे, तो फिर निश्चित रूप से जो दूरदर्शन या रेडियो में, आकाशवाणी में काम करता रहता है, तो उसको उतना समय फिर बाद में, जैसे जितना समय आपने कश्मीर में रंगमंच को दिया, उतना तो निश्चित रूप से यहाँ नहीं दे पाए होंगे आप फिर तो उसमें। मैंने रंगमंच जी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल काम तो उसमें तो अवरुद्ध आ गया, उसमें कोई आप कर ही नहीं पाए होंगे। तो लेखन कार्य तो चल रहा होगा आपका। तो दूरदर्शन में भी आपकी विशेष भूमिका रही, विशेषकर एक ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में। और मैंने देखा है कि वहाँ पर भी आपने बहुत अच्छे नाटकों का वहाँ पर प्रोडक्शन किया है, प्रस्तुत किया है। तो कुछ विशेष नाटक जो आपको याद आ रहे हैं, जो आपके लिए एक चैलेंजिंग थे और आपने उन नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया दूरदर्शन से? मेरे लिए सबसे चैलेंज ये था कि मैं जिस नाटक विभाग में जा रहा था, वहाँ पर साईं परांजपे रही थी। वहाँ पर देशपांडे जी रहे थे। वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े लोग रहे थे। सबा ज़ैदी रही थी। और मुझे एकदम से जब ये दिया गया, क्योंकि मैं पार्लियामेंट कवरेजेस करता था। जब मैं न्यूज़ से हट के फिर मैं पार्लियामेंट से डायरेक्ट टेलीकास्ट करता था। एक दिन मुझे फ़ोन आया, आपको बुलाया जा रहा है। पार्लियामेंट स्ट्रीट का हमारा जो आकाशवाणी भवन में ही दूरदर्शन का ऑफिस है, आप आइए। पहले तो तो वहीं मैंने पर कहा हुआ। जी, जी। जी हाँ, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नाटक अब आप करेंगे, पार्लियामेंट से जो प्रसारण होता है, उसके इंचार्ज आप नहीं रहेंगे आप, अब आप नाटक के इंचार्ज, नाटक करेंगे। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहता है हमने देख लिया सर, हमें पता चल गया कि आप पहले नाटक करते थे और ये सब। तो मैंने कहा लेकिन मेरे पास जितने भी लोग हैं, रहे हैं यहाँ पर, वो सारे नेशनल स्कूल ड्रामा से ग्रेजुएट्स आए हैं, तो मेरे पास तो उस तरह की कोई डिग्री है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें उसका नहीं, हमें आपके अनुभव की ज़रूरत है। हमें आपके पास इतना अनुभव है कि आप नाटक ड्रामा का सँभाल सकते हैं। तो मेरे मन में भी ये था कि इतने बड़े-बड़े लोग यहाँ रहे हैं। मेरे से पहले ही वहाँ पर आषाढ़ का एक दिन को ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म पे उतारा गया था। नाटक विभाग ने बनाया था। ब्लैक एंड व्हाइट में उसने वेद सिन्हा ने बनाया था। हुँ, ब्लैक एंड व्हाइट में आषाढ़ का एक दिन, बड़ा ज़बरदस्त प्रस्तुति थी बहुत वो। ज़बरदस्त, वो तो बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा था वो। तो मैंने कहा अब मैं जाके क्या करूँगा यहाँ पर? तो मतलब मेरे लिए तो इट वाज़ अ वेरी बिग चैलेंज, एंड मोस्ट ऑफ द सीन्स वेर डन ऑन फ़िल्म आल्सो दोज़ डेज़। सो मैं फिर जाके फिर मेरे मित्र थे एक, तो मुझे कहा गया जब मैं सब वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर भी एक थे, शैलेंद्र था उनका नाम, शैलेंद्र जी थे, बहुत अच्छे थे वो। सत्येंद्र शरद जी के भाई थे वो छोटे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में एक फ़िल्म पड़ी है, टेलीफ़िल्म। हुँ, हुँ। तो अगर आप उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? तो और जो वहाँ पर हमारे डीटीसी होते थे, डायरेक्टर टेलीविज़न सेंटर, उन्होंने भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये टेलीफ़िल्म करें। तो मैंने शैलेंद्र जी से कहा चलिए मुझे लोकेशंस दिखाइए। तो हम गए, हम काफ़ी जगहों पे गए और देहरादून और उनकी पहाड़ियों में और बाहर। तो फिर हमने कास्टिंग किया उसका। उन दिनों टेलीफ़िल्म जो होती थी, रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलती थी। 1 घंटे की होती थी। तो चलते-चलते मेरे एक मित्र मिल गए, मट्टू साहब था, प्रद्युमन कृष्ण मट्टू, पीके मट्टू था उनका नाम। तो उसने कहा देखो देखो आप अगर इसका ये आपकी ये फ़िल्म चल गई, तो आप चल गए। तो मैंने कहा देखो, फिर मैंने कास्टिंग की। तो कास्टिंग के लिए मैं जो ए ग्रेड आर्टिस्ट थे हमारे अप्रूव्ड, उनको उनके साथ संपर्क किया और वहाँ पर गया मैं। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया। तो वहाँ पर से जो एक्टर्स थे उनको संपर्क किया और कास्टिंग वगैरह करने के बाद एक स्क्रिप्ट पे मैंने बहुत काम किया। स्क्रिप्ट्स को मैंने देखा। मेरे पास एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ जो थी,
वो ये था कि मेरे को लेखन का अनुभव था। उस लेखन के अनुभव से मैंने उस फ़िल्म को, उसके कुछ जो आलतू-फालतू सीन थे, वो काटे, वो आपने निकाल दिए उसको। निकाल दिया। तो मैंने कहा कि लेकिन फिर जब मैं ये कर रहा था, तब मुझे सभी ने कहा कि ये जो लेखक है, बहुत बड़े लेखक हैं। वो भी मुझे नाम उनका याद आएगा, बता दूँगा। तो इनके साथ आप इस तरह से कर रहे हो। मैंने कहा, इफ आई हैव टू डू द फिल्म, तो आई विल डू इट माय वे। तो आई लेट एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, इसलिए या मुझे प्रोड्यूसर के रूप में करने दीजिए। ठीक, सही बात है। यस। जी, जी। तो मैंने किया उसको। तो फिर हम लोकेशन में, मैंने रोल सबको दिए और हम लोकेशंस में गए और लोकेशन में हमने शूट किया। वहाँ से शूट करके हम आए, एडिट वगैरह किया और निश्चित दिन में जो प्रसारित होना था, तो एडिटिंग में भी समय लगा। तो मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने सुना था और देखा था, जो फ़िल्में देखी थी, उनका प्रभाव था, या जो कुछ पढ़ा था, जैसे जो नाटक लिखे थे या पढ़े थे या देखे थे, और जो उसका जो प्रभाव मुझ पे था, और जो न्यू वेव सिनेमा का थोड़ा सा प्रभाव था, जो कि जिसमें कि हम जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यथार्थ को दिखाने की कोशिश करते हैं, कृत्रिम रूप सज्जा और कृत्रिम वो सारा चीज़ें, उससे बचते हैं। और वो जो एक तरह का, जब वो शॉट और शॉट के बीच की जो जो वो एक एक जो उसका जो संपादन होने के बाद जो उसमें अर्थ निकलता है, उस अर्थ को भी मैंने खोजने की कोशिश की, कि क्या बात है। जैसे कि मैंने एक शॉट लिया है और उसके बाद मैं किसी दूसरे का रिएक्शन ले रहा हूँ, उसका समय कितना होगा, वो कैसी होगी, या और बैक शॉट्स, और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया कैमरे के साथ, विजुअल्स के साथ, कलर्स के साथ, वाह! और संपादन में भी मैंने बहुत किया, और साउंड ट्रैक्स, क्योंकि आपको देखेंगे कि आप अगर कहेंगे कि मेरी विशेषता क्या है, मेरी विशेषता ये है कि मेरे नाटकों के साउंड ट्रैक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो क्योंकि जब विजुअल पे आप लोग काम करते हैं तो साउंड का कम ध्यान देते हैं लोग, तो साउंड ध्यान ट्रैक। चला जाता है, सही बात है। लोग हुँ। ज़्यादातर विजुअल्स पे ही ज़्यादा वो कंसंट्रेट करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। जी, जी, जी। तो इसका नाम था भीगी धूप, इस हुँ। टेलीफ़िल्म का। तो ये प्रसारित हुई और मेरा बहुत सम्मान हुआ, और बहुत ही ज़्यादा मेरे को, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस समय, कि मुझे इतना सम्मान मिल सकता है, और इतना, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे प्रसारित हुई, रात के समय पे प्राइम टाइम पे चली, और बहुत अच्छी लगी लोगों को, और मुझे बहुत शाबाशी भी मिली, वाहवाही मिली, और उसके बाद तो फिर मतलब देयर वाज़ फिर नो, फिर मैं नो लुकिंग बैक, लाइक। तो फिर उसके बाद ये मैंने बहुत, फिर उसके बाद एक और नाटक का मैं ज़िक्र यहाँ क फिर मैंने उनसे विजय तेंदुलकर जी से कहा कि मुझे आप स्क्रिप्ट भेज दीजिए, मैं आपका नाटक करना चाहता हूँ। साइकिल वाला था उनका स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे नाटक नहीं करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ बम्बई दूरदर्शन खुला है, बम्बई दूरदर्शन में वो मुझे रॉयल्टी नहीं देते हैं ढंग से, वो है, ये है, ये सब। तो आई एम नॉट गोइंग टू। मैंने कहा, मैं आपको एडवांस रॉयल्टी दे देता हूँ। नाटक प्रसारित हो ना हो, रॉयल्टी हम आपको दीजिएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा एक और शर्त है, कि जब ये प्रसारित होगा नाटक, तो मैं देखना चाहूँगा। मुझे आप सूचित करेंगे कि ये इस दिन प्रसारित होगा। मैं देखूँगा, और अगर मुझे खराब लगेगा तो फिर मैंने उनका नाटक किया, वो साइकिल वाला किया, और उसके बाद वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा है कि वेल डन सो एंड सो, एंड कांग्रेचुलेशंस वगैरह। वो कार्ड भी मैंने रखा हुआ था, बाद में अभी भी होगा। तो नहीं, उसके मुझे बाद एक, रैना रैना साहब, मुझे एक चीज़ बताओ, तो आपने साइकिल वाला का जो ज़िक्र किया है, लेकिन विजय तेंदुलकर का उन दिनों खामोश अदालत जारी है, वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था और बहुत चल रहा था उन दिनों। तो उस तरफ आप आकर्षित नहीं हुए कि क्या आप भी मैंने, शांतनता कोर्ट चालो आहे, जो उनका नाटक था, वो तो रेडियो क्योंकि पर उन क्या, वो उन दूरदर्शन। दिनों लोगों ने बहुत देखा था। श्यामानंद जी, जालान ने किया था वो। श्यामानंद जालान उसको कर रहे, शांतता, वो कमानी ऑडिटोरियम में होता था श्यामानंद, बल्कि मैं वहां गया भी था, श्यामानंद जालान जी से मिला भी था। तो श्यामानंद जालान जी से मिला भी था, बल्कि गुलजार साहब भी वहां आए थे उस दिन।
वो शामन जा वो वही उस रूम में ही थे, मेकअप रूम में ही थे। वो शांतता खामोशता जारी है। लेकिन मैंने सोचा कि जो नाटक लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत रश था, हर जगह हो रहा था। खामोशता जारी है इतना हो चुका था, मुंबई में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, कई जगह हुआ था। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि ये कर लीजिएगा। हालांकि और भी नाटक थे उनके, लेकिन एक और नाटक था, जैसे रंगमंच का नाटक था, एक गिद्ध और था नाटक उनका, गिद्ध था, बहुत बहुत मशहूर नाटक था उनका, गिद्ध। गिद्ध। नहीं वो जी। मतलब मुझे क्या था कि मुझे मेरे साथ एक और समस्या है कि मुझे सखाराम बाइंडर भी था उनका नाटक, वो भी बहुत बहुत ही प्रचलित था उन दिनों, सखाराम बाइंडर। जी, नहीं हमारे साथ समस्या पता क्या है डॉक्टर उपेंद्र जी, समस्या मेरे है कि मेरा जो दर्शक है, मुझे अपने दर्शक को भी ध्यान में रखना है। तो वो मेरा जो इतना दर्शक वर्ग है, बहुत बड़ा दर्शक था हमारा, तब तो हम ही थे और दो एक आध चैनल शायद तब आ गया था, सैटेलाइट चैनल शायद अभी नहीं आया था एक आधा आया था। तो दर्शक वर्ग बहुत बड़ा था, तो उसको भी कैटर करना था। तो मुझे लगा कि क्योंकि हमारे पास आप और हम में खत आते थे, शरद दत्त जी उसका जवाब देते थे, तो उसमें मतलब इस तरह के जो सवालात आते थे, जो पत्र आते थे, उन पत्रों के आधार पर मुझे लगा कि मुझे नया नाटक करना चाहिए जो कि मंच पे हुआ ना हो। तो वो मंच पे इतना हुआ नहीं था, तो इसलिए हमने वो नाटक किया। इसके अलावा मैं एक और नाटक का जिक्र करना चाहूँगा, वो था जिसकी वजह से मुझे फिर बर्लिन में डॉच वेले की ट्रेनिंग मिली थी, नाटक क्या बात। प्रोड्यूसर, ड्रामा डायरेक्टर की। वो था कि शहनशाह इडिपस। हम्म। शहनशाह इडिपस था, वो जैन कौशल जी ने अनुवाद किया था उसका। शहनशाह इडिपस जैन कौशल जी ने, वो मंच पे हुआ था। और जब मंच पे हुआ था तो उसके बाद हमने सोचा कि इसको रंगमंच पे, सॉरी, टेलीविजन पे करें। तो जब मैंने टेलीविजन पे रखने का प्रस्ताव किया तो सबने इसका विरोध किया, इंक्लूडिंग माय डायरेक्टर टेलीविजन सेंटर। ही सेड कि इसको दूरदर्शन पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने फिर उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा कि क्या हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को अच्छा साहित्य देखने की जरूरत नहीं है? तो इसके बाद उन्होंने कहा आप कर लीजिए। क्या बात। तो हालांकि इसका बजट भी हमें कम पड़ा था, उस पर पैसा बहुत खर्च आया था। इसमें सेट्स थे, कॉस्ट्यूम था, डबल स्टोरी सेट लगाया था हमने, दो स्टोरी जहां से वो इडिपस निकलता है, ए मेरी रियाया किस कदर परेशान हो तुम, वो आता है तब ऊपर से आता है और जाता है क्या बात। नीचे और नीचे से। तो इस सारे को कैप्चर करने के लिए डबल स्टोरी का सेट बनाया था हमने। तो इस नाटक को जब मैंने किया, जब फिर भारत के विभिन्न केंद्रों से नाटक प्रोड्यूसर्स को वहाँ डॉइच वेले के लिए सिलेक्शन के लिए जाना था, तो उसमें लिखा था उस फॉर्म में कि आपने क्या विशेष किया है। मैंने उसमें यही बात लिखा कि मैंने एक रंगमंच नाटक को, जो कि उत्कृष्ट एक नाट्य कृति है, उसको ट्रांसफॉर्म करके टेलीविजन के लिए किया। क्या उसमें बात। एक बड़ी चीज ये थी मतलब कि बहुत बड़ा हमने, टेक्निकली, ये बहुत अलग चीज बन जाता है ना टेलीविजन के लिए। जी हाँ, हमने ब्लॉकिंग्स की, एक महीने तक रिहर्सल करते रहे, कैमरे के हिसाब से ब्लॉकिंग करते रहे, कैमरे के हिसाब से और माइक जो छोटे माइक्स के हिसाब से संवादों का वो, ताकि वो संप्रेषित हो जाएं, संवाद बोलते रहे। वो काफी हमने बहुत काम किया, बहुत और जब मैंने ये सब उसमें लिखा तो उसके बाद वहां से लेटर आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ दिस थिंग। वो खैर वहाँ हमारे डीजी ऑफिस में आया था, तो मुझे फिर कहा गया यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज टीवी ड्रामा प्रोड्यूसर की जो ट्रेनिंग होती है डॉच वेले, और वो उसके साथ ही डॉच वेले और सिंगापुर टेलीविजन कॉरपोरेशन ने मिलके किया था। और वो कोर्स फिर मैंने वहाँ पर फिर मैं ये प्रश्न सबसे पूछता था, टेलीविजन ड्रामा कैसे अलग है? मैं जो कुछ मैंने तब तक किया था स्वयं करता था। टेलीफिल्म बनाई तो मैंने अपने अनुभव से और लोगों को देख देख के, और सिनेमा का प्रभाव था उससे करके की। लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे उस ट्रेनिंग में जाके मिला कि टेलीविजन ड्रामा किस तरह से अलग है। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि अब जब टेलीविजन ड्रामा फिर बढ़ने लगा था,
एक टेलीविज़न ड्रामा ने एक अपने एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की थी। जैसे रेडियो नाटक में है, ध्वनि है उसमें, ध्वनि प्रभाव है उसमें, संवाद है उसमें। इसी तरह से दृश्यों का जो संप्रेषणीय शक्ति जो है टेलीविज़न ड्रामा की, वो जो है, उस तरफ जो हमने ध्यान देना शुरू किया था, उसके उसी समय फिर वो सीरियल वगैरह का दौर आया और वो एकल नाटक की जो परंपरा थी, जो बीबीसी ने चलाई थी वो सब और टूट गई। बीबीसी वो सब टूट गई। जैसे टूट कि गई। वो एकल परंपरा थी नाटक की, तो मैंने बल्कि उस समय सोचा था डेथ ऑफ टेलीविज़न ड्रामा, एक मैं आर्टिकल भी लिखना चाहता था उस समय, इतना मुझे दुःख हुआ था। फिर इसीलिए मैंने फिर एक पुस्तक लिखी, टेलीविज़न नाटक की पटकथा। उसमें मैंने दिखाया है कि टेलीविज़न नाटक इज़ नॉट सीरीज़। सीरीज़ तो अलग है, एक नॉवल को आप हिस्सों में करके एक नॉवल को कर सकते हैं। क्योंकि एक जब आप सीरियल बनाते हैं, उसका एक बिगिनिंग होता है, मिडल होता है, कोई अंत नहीं होता है। बिना अंत के वो चलता रहता है कई-कई वर्षों तक, क्योंकि उसमें स्टोरी के साथ स्टोरी जुड़ती है। तो एक जो नॉवल है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर्स है। वो किरदार जो है उभरते हैं, किरदार धीरे-धीरे शेप लेते हैं, वो ग्रो करते हैं और उन किरदारों को आप समझने लगते हैं और उन किरदारों की आप मानसिकता समझते हैं। उस मानसिकता को समझने के बाद फिर आप देखते हैं कि और फिर वो कहानी होती है, उसमें जो कथानक होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो कि खत्म वो धीरे-धीरे वो अब नहीं रहा। चलिए, वो अब जो नाटक पर तो बहुत बातचीत हो गई। मैं चाहता हूँ कि अब आपके जो दूसरे रूप हैं, आपने तो अनुवाद कार्य भी बहुत किया है। जी, क्योंकि जी। देखिए, नाटक आप टेलीविज़न में आए, आप वहाँ पर नाटक के ड्रामा के प्रोड्यूसर बने और निश्चित रूप से जो आपने अर्जित किया था, जो अनुभव आपको मिला था कश्मीर से रंगमंच का, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से उसने आपको बहुत सहायता की होगी, आपको एक शक्ति प्रदान की होगी और उस अनुभव के आधार पर आपने टेलीविज़न स्क्रीन को, टेलीविज़न का जो टेक्निक है उसको एक्सप्लॉइट करके आपने बहुत अच्छे नाटक किए, आपका नाम बहुत माना जा रहा था ड्रामा प्रोड्यूसर्स में। तो ये रहा आपका जो एज़ अ टेलीविज़न प्रोड्यूसर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन साथ में आपका जो लेखन कार्य में अनुवाद कार्य बहुत रहा है। मैं 5-7 मिनट उस पर आपसे जानना चाहूँगा। अनुवाद कार्य में कितनी परेशानियाँ आई आपको जब आप मूल रचना को जब आप एक भाषा से दूसरा भाषा में जब रूपांतरण, मैं तो ये कहता हूँ कि साहित्य का अनुवाद नहीं होता है, उसका रूपांतरण किया जाता है। वो अनुवाद तो वर्बिटम हो गया, वर्ड टू वर्ड हो गया। लेकिन आप किसी कविता का, किसी नॉवल का, किसी नाटक का जब आप दूसरी भाषा में उसको लाते हैं, तो उसकी आत्मा सहित उसको आना चाहिए, उसकी आत्मा तक आपको पहुंचना है। तो उस बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा, क्या-क्या कठिनाइयाँ आई आपको और जिस भाषा से आपने दूसरी भाषा में किया, क्या प्रक्रिया रही, क्या प्रोसेस रही आपको? और कौन-सी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही आपकी? बहुत से अनुवाद मैंने किए हैं। सबसे पहला अनुवाद तो मैं समझता हूँ मैंने 1987 में किया था। वो था त्रिनाम। त्रिनाम नाम से त्रिनो नाटक था। लेकिन उससे भी पहले कॉलेज में 75-76 में मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर हरिकृष्ण कोल। उन्होंने वहाँ के उसमें मेरी कहानी भी छापी थी, जो मैंने मूल रूप में हिंदी में लिखी थी कहानी। मैं हिंदी में लिखता था। हिंदी में लिखी थी कहानी मैंने, नाइट ड्यूटी, वो छपी थी उसमें। और वहीं पर उन्होंने कहा था आप प्रेमचंद जी का एक अनुवाद कर दीजिए कश्मीरी में। तो प्रेमचंद जी का कश्मीरी का अनुवाद उसमें छपा था। तो फिर त्रिनोकर का जो नाटक था वो पहले छपा था और शीराजा में छपा था। हिंदी शीराजा आता था उन दिनों, उसमें छपा था। तो हिंदी शीराजा में अनुवाद छपने के बाद तो फिर अभिनव भारती ने ही कहा कि हमें इलाहाबाद फेस्टिवल में एक नाटक करना है, हम करेंगे, पालने का पूत करेंगे वहाँ, जिसको मंजिल लिख कहते हैं। चंबू साहब का था वो? हाँ, और जी, जी। रवि केमू ने भी कहा कि मुझे दिल्ली में करना है पालने का पूत। तो रवि केमू का भी नाम मैं लेना चाहता हूँ, उन्होंने भी मुझे कहा कि यार इसका कर लीजिए। तो मैंने
उसका पालने के पूत का, उसमें गाने भी थे, थोड़ा वो भी था, क्योंकि वो पालने का पूत जो है वो मंजिल का मैंने पालने पूत का नाटक नाम से किया, और ये मेरे शुरू के अनुवाद थे। जब मैंने फिर लगभग मैंने क्यमू साहब के सारे अनुवाद किए, सारे जो जितने भी नाटक उनके रहे हैं, लेकिन कविता का अनुवाद मुझे सबसे चैलेंजिंग लगा। देखिए, आपने कहा अभी कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये पुनर्लेखन होता है एक तरह से। मैं ये कहता हूँ कि एक जब ज्ञानपीठ अवार्ड मिलना था रहमान राही साहब को, तो उन्होंने ज्ञानपीठ के लिए पुस्तक एक बननी थी, उसको मैंने बनाया था उस समय, रहमान राही की प्रतिनिधि कविताएं, क्योंकि ज्ञानपीठ का ये कहना था कि जब हम इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार देंगे, प्रधानमंत्री जब इनको पुरस्कार देंगे, तो उस समय हमें बाकी लोगों को बताना पड़ेगा कि इन्होंने कश्मीरी में लिखा क्या है, वो तो मालूम चलना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे अनुवाद करना था, और समय कम था, क्योंकि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री लेके न्यूयॉर्क गया था, वहां पर गया हुआ था। तो मैं वापस आया, तो मैंने ज्ञानपीठ और वापस आया, वहां मैंने एक डॉक्यूमेंट्री यूनाइटेड नेशंस में दिखाई थी, वहां से लौट के आ रहा था। तो मैंने कहा मेरे पास समय नहीं, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये करना है, और समय बहुत कम था। फिर मैंने किए, उनमें अनुवाद किए। तो फिर मैंने राही साहब से फ़ोन किया, राही साहब ने कहा कि हाँ आप कर लो। तो पहले कुछ अनुवाद पहले से भी थे उनकी कविताओं के हिंदी में, तो मैंने कहा कि वो भी लेते हैं। तो अगर आप कहें तो राही साहब की उस रचना को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने वो रचना जो है, वो जो एक लंबी कविता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग, इट्स सम 7 पेजेस की पॉइंट है, लंबी कविता जिसको हम कहेंगे, इसको उन्होंने आनंद वर्धन को, क्योंकि वो ध्वन्यालोक से बड़े प्रभावित थे, और वो मुझे जब भी मिलते थे कहते थे ध्वन्यालोक का अनुवाद करो। मैं आज तक नहीं कर पाया। ध्वन्यालोक बेशक मैंने पढ़ा, ध्वन्यालोक में जब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग्स की जब बात चलती है, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन ध्वन्यालोक को मैं अनुवाद, तो मुझे नहीं लगा कि मैं सक्षम हूँ। हो सकता है कुछ वर्षों बाद मैं ध्वन्यालोक समझ सकूं ठीक से और उसका अनुवाद करूं। तो उन्होंने आनंद वर्धन को वो, तो मैंने जो ये है वो पुस्तक रहमान राही की प्रतिनिधि कविताएं, रहमान राही की ये जो थी, तो इसमें मैंने उनकी ये इसका ओहो ठहरिए आ नहीं रहा है। एनीवे, मैं इसमें से पढ़ लेता हूँ एक, आप उस एक कविता का छोटा सा है, पढ़िए जी। छोटा अंश। ये बहुत चैलेंजिंग था। इसमें देखिए क्या है कि एक शब्द के, एक बारी उन्होंने लिखा था कि उनके तलवों पे सोने के बिंदु चिपके, उनके तलवों पे राख लगी है सोने की। इसका मतलब क्या है? तो मैंने जो मतलब समझा, मैंने फोन पे उनको बताया, क्या इसके मीनिंग ये है? उन्हें कहा आपने सही समझा, इसका मीनिंग ये है कि जो ये है। तो अब मैं केवल उस पोइम का जो इन्होंने लिखी है आनंद वर्धन पे को समर्पित की है, इसका है अनगूंज है इसका नाम, इस कविता का शीर्षक। तो मैं पढ़ता हूँ इसका, ये मुक्त छंद में है ये कविता। इसका आकाशी एक अंश पढ़िएगा, एक अंश एक ही पढ़िए। अंश पढ़ूंगा। जी जी जी। आकाशी शिखर मालाओं के ऊपर उड़ते सफेद सफेद पंछी, गहरे सब सायों में अनार रंग जुगनू, वह पाताल की मातक खुशबू, ये चीड़ की ऊपरी टहनी से गुजरने वाला झोंका, पारद लहर बन आकाश छू गई, लहराए तो हर तरफ बेरंग झंडे, गुस्सैल सिकंदर भड़क उठे हैं, गुस्सैल सिकंदर भड़क उठे हैं, आक्रमण करते हलाको पागल हो गए, न मैना न तोता की दुहाई, संसार एक जंगल, जिंदगी एक कूकू, नाच रही बिन शरीर पवन, गूंज रही गूंज तेरी बेआवाज गूंज महक उठी है। क्या बात। ये उसका एक अंश है, ये लंबी कविता है। तो हाँ। मतलब इस तरह से फिर ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। मुझे लगा कि क्योंकि उसमें जो वो शब्द कवि ने प्रयोग में लाया होता है, उस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं,
आपको उस सही अर्थ पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो उसमें क्या है कि वो अनुवाद के बाद अगर अनुवाद उसको आप समझ नहीं पाए तो वो अनुवाद फिर सही ठीक से रहता नहीं है अनुवाद। तो मैंने भी स्वयं अपनी एक कविता लिखी है, उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया बाद में। अंग्रेजी में वो उसकी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन मुझे लगा कि जो भाव मैं हिंदी में व्यक्त कर सका वो मैं अंग्रेजी में नहीं व्यक्त कर सका। तो वो क्योंकि वो उसमें उस तरह का शब्द मुझे नहीं मिला, और शब्दों को और भावों को, क्योंकि हम केवल न सिर्फ शब्दों के द्वारा हम उन भावों को जो अनुवाद, भाव का जो अनुवाद है, भाव का अनुवाद हो ही नहीं सकता है। तो उस भाव को प्रेषित करना दूसरी भाषा में बड़ा कठिन है, और वो बहुत जो फिर वो बहुत कठिन काम है, और ये बहुत चली मतलब मुझे लगता है कि मूल लेखन से बहुत, और मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि अनुवाद की इतनी पुस्तकें हैं मेरी, जैसे समकालीन कश्मीरी कविता साहित्य अकादमी से छपती है, उसमें 1947 से 2010 तक की कश्मीरी कविताएं, सबकी छोटी छोटी कविताएं हैं। तो मेरी अपनी जो कविता है, मैंने शुरू में बचपन में लिखी थी कविता, जब रेडियो पे एज यूथ प्रोग्राम में जाता तो कविता लेके ही जाता था। तो उसके बाद मैंने कविता कभी नहीं लिखी, फिर कविता लिखी विखी तो कभी छापने की कोशिश नहीं की, फाड़ फूड़ के फेंक थी। तो फिर मैं प्रोज और ट्रांसलेशन और कहानी ये सब करता रहा। लेकिन मुझे लगा कि कविता का अनुवाद बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे कि आपने कहा कि ये तो रिक्रिएशन होती है एक तरह से, पुनर्लेखन होता है, पुनर्लेखन ही होता है, और इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो मैंने बहुत मुश्किल किए हैं, जैसे कि क्यमू साहब का एक नाटक था, उसमें था वाक्य अंदश्च नभश्च अंधबंद जांड, नभश्च अंधबंद जांड। तो मैंने उसे हिंदी में अनुवाद किया, धूल दूसरे थे नभ। मतलब आप देखिए कि जब वो वाक्य कहा जाएगा एक्टर द्वारा तो वो साउंड बिल्कुल सेम रहेगा, धूल दूसरित नभ, नभश्च अंधबंद जांड। तो मतलब इस तरह से करने की कोशिश की है। तो नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपके लिए एक एडवांटेज ये भी रहा है ना, मूल रूप से जो आपकी मातृभाषा है वो कश्मीरी है, और आपने हिंदी में किया, हिंदी भी आप बहुत अच्छी जानते हैं। तो जब व्यक्ति जो रूपांतरकार होता है, जो अनुवादक होता है, अगर वो दोनों भाषाएं जानता है तो फिर एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको अवतरित करना, उसको रूपांतरित करना उतना कठिन नहीं रहता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप किसी, मान लीजिए आप किसी अन्य भाषा को हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से दूसरी भाषा में करेंगे, निश्चित रूप से मुझे नहीं लग रहा कि हाँ, करीब करीब तो बैठ सकता है उसका अनुवाद। लेकिन अगर आप उस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा की रचना को आप करते हैं, और जिस भाषा में आप करते हैं, दोनों के अगर आप अनुभवी हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है उतना कठिन नहीं होता है। हाँ, लेकिन अनुवाद की जो मर्यादाएं होती हैं, अनुवाद का जो अनुशासन होता है, अनुवाद की जो कला होती है, अनुवाद का जो शिल्प होता है, अनुवाद की जो साज सज्जा होती है, निश्चित रूप से आप अगर जानते हैं तो बहुत अनुवाद रिक्रिएशन के वो उस मूल रचना के बहुत करीब आ जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये सब बातें मैंने अपने पिताश्री से सुनी है। मैं जानता हूं कि रात रात भर वो बैठते एक एक नेशनल प्ले का किस तरह से अनुवाद करते थे। मैं उनसे पूछता था कि आपने 60 पृष्ठों का अनुवाद आपने एक रात में ही किया। तो ये तो सब अनुभव से ही आता है, और जब आप एक अच्छे ट्रांसलेटर के रूप में अनुभव प्राप्त करते हैं मैंने उनके तो बहुत जबरदस्त अनुवाद सुने हैं रेडियो से, बहुत जबरदस्त नेशनल प्रोग्राम में। और अभी मेरा एक प्ले कुछ वर्ष पहले नेशनल प्रोग्राम में भी गया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ड्रामा में मेरा एक नाटक गया, सोमिगंधा है उसका नाम। तो वो सभी भाषाओं में हुआ, सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो लेकिन जब वो उनका नाट्य रूपांतरण करना था तो रेडियो ने कहा कि आप स्वयं ही करिए। तो मैंने खुद ही नाट्य रूपांतरण किया, और नाट्य रूपांतरण करते करते उसमें काफी सारी चेंजेस आ गए। तो क्योंकि मुझे उसको रेडियो के ध्वनि माध्यम के लिए बनाना था, तो वो मैंने वो सब चीजें उसमें सोमिगंधा में
उन सब चीज़ों का ध्यान रखा और इस तरह से चेंजेस की ताकि वो उस मीडियम के लिए ठीक रहे। चलिए, ये तो अनुवाद की बात रही, तो फिर दूरदर्शन क्यों छोड़ा आपने बीच में ही? कारण क्या रहा? इस परिवर्तन के पीछे क्या कोई मजबूरी थी या आपको और कुछ नया कार्य शुरू करना था? नहीं, मजबूरी कोई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि देखिए क्या है कि कुछ और चीज़ें कहीं और जाएँ, कहीं और करें, कुछ और करें। तो इसलिए मैं फिर वहाँ से चला गया और दूसरी जगह चला गया। तो वहाँ मुझे दूसरे तरह का अनुभव मिला। आप तो तो इंदिरा वहाँ गांधी नेशनल सेंटर फॉर सेंटर आर्ट्स फॉर में गए। आर्ट्स, जी, 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 जी। तो वहाँ क्या विशेष कार्य रहा आपका? वहाँ ये था कि वहाँ जो फ़िल्म्स के फेस्टिवल्स हमने किए, जिसमें श्याम बेनेगल साहब को मैंने आमंत्रित हमने किया था। श्याम बेनेगल साहब आए थे और हमने मूक सिनेमा का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था। कि जैसे कि दादा साहब फाल्के ने जो मूक सिनेमा रखी थी, मूक सिनेमा से ही प्रारंभ किया था। पहले तो मूक सिनेमा ही होता था। हमने मूक सिनेमा पे पूरा फेस्टिवल किया, नेशनल क्या फिल्म आर्काइव से मिलके और श्याम बेनेगल जी से हमने इनॉग्रेट कराया उसको। और मूक फिल्म पे के इतिहास पे, मूक फिल्म पे मैंने जो मूक फिल्म की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस थी और बड़े-बड़े एक्टर थे उस ज़माने के, तो उन पे मैंने एक लंबी डॉक्यूमेंट्री बनाई 50-55 मिनट की। उससे हमने उसको इनॉग्रेट किया। वो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई वहीं पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर में। और उसके बाद हम उसके अलावा फिर हमने कई सारे फेस्टिवल देश के कई जगहों पे किए फिल्मों के। वो फिल्म फेस्टिवल्स हुए, फिल्में फिर हमने बनवाई भी, जैसे कि कई लोगों ने बनाई, जैसे कि सिद्धार्थ काक जी ने एक बनाई और इसी तरह से कई लोगों ने बनाई फिल्में, जिनका कि फिर हमने बाद में एक फेस्टिवल हमने वाराणसी में किया था और वाराणसी में बिल्कुल घाट पे किया था। वाराणसी के घाट पे हमने फिल्मों का फेस्टिवल किया था, क्या जो बात कि है! इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र द्वारा निर्मित फिल्में थी। तो क्योंकि जो बात फिल्म के ज़रिए कही जा सकेगी, वो कुछ बातें क्या होती हैं कि पुस्तक के द्वारा कही जा सकती हैं और कुछ बातें केवल फ़िल्म के द्वारा कही जा सकती हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। तो जो फ़िल्म है, एक और यहाँ पर हमने एक एक अच्छा काम किया है कि रामनगर की रामलीला, वो 30 दिन होती है और वो रामलीला जो है, वो एक स्थान में नहीं होती है। वो 8, 9, 10 किलोमीटर की एरिया में एक दिन में वो लीला चलती रहती है और ऑडियंस भी जाता है। उनको पता है कि आज हमको यहाँ पर भरत को जाना है या वनवास का सीन है, तो उसके बाद दूसरा दृश्य यहाँ पर होगा, पॉन्ड के पास नाव के तार का सीन है, तो पूरी पब्लिक वहां तक जाती है और इसको हमने कैप्चर करना था फिल्म में क्या बात है! और फिर प्रसारित करना था। और ये रामलीला पूरे 30 दिन चलती है। रामनगर का जो महाराजा है उसके पास इसके राइट्स है। He has never allowed any filmmaker to record this रामलीला, क्योंकि उनका ही एक 500 वर्षों से उनका ही परिवार वो करता है और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग। और उसमें जो थे वो रिहर्सल्स 6 में इस समय वो चल रही होगी, क्योंकि वो बिल्कुल जिस दिन रावण का वो होता है, दहन होता है, उसी दिन वो भी करते हैं। तो वो पूरे 30 दिन की हमने की और जो फुटेज थी हमारे पास, वो 655 घंटे की फुटेज थी। 655 आवर्स, ऑल द 30 डेज। और क्योंकि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग कैमरे लगे थे, 9 कैमरा से हमने शूट किया था उसको। और उसके बाद फिर हमने उसको लगातार 30 दिनों तक अगले वर्ष प्रसारित किया, उसी समय में दूरदर्शन से। दूरदर्शन के साथ एमओयू किया था। दूरदर्शन से हमने स्लॉट लिया था शाम को 8 बजे का। दूरदर्शन से और लोकसभा टीवी से चलता था डेली। लोकसभा वाले सुबह चलाते थे, दूरदर्शन वाले शाम को चलाते, पूरे 30 दिन। क्योंकि ये एक बहुत बहुत ज़बरदस्त एक काम था जो कि हुआ नहीं था। और ये रामनगर की रामलीला जो है, तो कितने साल आपने इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट में आर्ट सेंटर में काम किया? फिर तो बाद में आप वहाँ से भी निकल गए। हाँ, 6.5 साल 7 साल। तो क्या टेन्योर पूरा हो गया था या जी बीच हाँ, वो जी भी? हाँ, जी। अच्छा, उसके एक्सटेंशन भी बाद? लिया, एक्सटेंशन भी थोड़ा सा लिया था।
लिया था, तो उसके बाद फिर आप अब विशेष रूप से अब आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और जी। डिफरेंट, तो जो आपके बारे में जो हमें सूचना मिली है कि आप साहित्य अकादमी के साथ भी किसी रूप में जुड़े हुए हैं, तो अगर जी, वो जी। आप यहाँ पर उसके बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे? हाँ, वहाँ पर एडवाइज़री बोर्ड्स होते हैं, तो जो कश्मीरी एडवाइज़री बोर्ड का मैं एक मेंबर हूँ। तो वहाँ जो होते हैं, जो बुक्स का पब्लिकेशन और बाकी सारी जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं, तो मैं इस तरह से साहित्य अकादमी के साथ जुड़ा हूँ और चल रहा है वहाँ पर अभी ये इस तरह से। तो लेकिन जी, जी, जी। अभी जी, जी, जी। जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, जी, अभी मेरे अब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं मेरे जो कि मैं पब्लिशिंग के लिए भेजना चाहता हूँ, और भी कुछ काम हैं जो कि मिले हैं मुझे जो करने हैं, तो वो सब उसमें जुटा हूँ इस समय। तो नॉवल आप लिखने नॉवल नौ लिखने का एक ये था, आइडिया था, लेकिन वो उसके लिए समय नहीं मिल रहा है। हालाँकि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है उसमें, किस तरह से वो नॉवल होगा, उसका स्ट्रक्चर खाका जो है वो मैंने तैयार किया है। कैरेक्टर्स का स्ट्रक्चर बनाया है। उसके जो मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में मैंने उनकी बैक स्टोरी, उनका कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो सारा मैंने एक खाका बनाया है। और कहानी जो मेरे है कि उस कहानी को मैं कैसे उसमें पिरो दूँगा, तो वो सब है। लेकिन वो समय मिलता नहीं है, और अगर चाहा प्रभु ने और मित्रों की दया हुई शुभकामनाओं से शायद मैं वो कर पाऊँ। लेकिन अब मैं एक विशेष बात आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप शुरू से कश्मीरी में भी बहुत लिखते रहे, शुरू-शुरू में, तो अभी कश्मीरी में लिखना छोड़ दिया है या अभी लिख रहे हैं आप? कश्मीरी में मेरी एक कहानी संग्रह 2 वर्ष पहले आया था, और क्या अब बात! एक एंथोलॉजी ऑफ कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज आ रही है, साहित्य अकादमी से आ रही होगी। तो कश्मीरी में मैंने लिखना छोड़ा नहीं। तो कश्मीरी में जी, मैं लिखता हूँ। मैं दोनों भाषाओं में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी और कश्मीरी में भी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जो मेरे पास आपका आपके डिटेल्स हैं, आपको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं। तो अब आपके बारे में क्या कहूँ कि आपको सौहार्द सम्मान भी मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, जी, जी, जी। और भी कई पुरस्कार मिले हैं आपको, थिएटर फेस्टिवल में भी आपको मिले हैं। इस तरह से तो बहुत ही संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहूँगा, कितना कितना इम्पोर्टेंस आप पुरस्कार को देते हैं? क्योंकि कई लोग तो पुरस्कार के लिए बहुत इंतज़ार करते रहते हैं, ताक में रहते हैं, भैया ये पुरस्कार अब आने वाला है, हो सकता है मेरा भी नाम होगा, नहीं मिला है, पता नहीं क्यों हमको नहीं मिला है। तो आपकी क्या विचार है मैंने आप? पुरस्कार के लिए कभी काम किया ही नहीं है। पुरस्कार अपने आप आते गए, और मुझे पुरस्कार पाने की इच्छा भी नहीं है। कभी इच्छा रही नहीं है, कभी इच्छा है भी नहीं। और सिर्फ़ ये है कि काम करते रहना है, और मुझे ये भी एहसास है कि बहुत बड़े लेखक हैं, जिनको कि मैंने पढ़ा है, बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनको भी नज़रअंदाज़ किया गया है। कई लोगों को नज़रअंदाज़ किया गया है, क्योंकि क्या है कि लेखन रहता है, जो अच्छा लेखन है वो रहता है। जो केवल आप इसलिए लिखें कि आपको विशेष उसके लिए लिखना है, तो वो जीवित नहीं रहता है उस तरह का लेखन। तो मैं ये कहूँ क्या कि मेरी एक कहानी थी यू टर्न, वो जर्मन में ट्रांसलेटेड है। तो जर्मनी तो हमारा देश से अलग है बिल्कुल। वहाँ की जो परंपराएँ अलग हैं, वहाँ की संस्कृति अलग है, भारतीय संस्कृति। वहाँ से मुझे लोगों ने कहा कि वी वांट टू ट्रांसलेट योर हिंदी स्टोरी इन जर्मन। तो मैंने उनको कहा, समकालीन में छपी थी वो कहानी, तो मैंने उनसे वो छपी, स्पेनिश में छपी है कहानी। तो मैं तो स्पेन कभी गया नहीं हूँ। तो लेकिन क्या है कि कुछ कहानियाँ, लेकिन क्या है कि अब क्या हुआ था पीछे, कश्मीरी कहानी में बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें वो जिसको ये कहते हैं कि आप जदीद कहानी, जदीद के नाम पर आपने इतने सारे उसको सिंबॉलिक और ये सब, और उसमें पात्र ही, कैरेक्टर ही गायब हो गया, उसमें कथा का अंश ही गायब हो गया, कथानक ही गायब हो गया। तो इस तरह की
वो अभी भी कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह की कहानी सुनी थी, तो उसमें बड़ा लगता है कि लगता है कि क्या हम कविता सुन रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं, क्या मेटाफोरिक लैंग्वेज शायरी है। तो मेटाफर्स में नहीं हम करते। जब मैं अपने मित्र से बात करता हूँ तो मैं मेटाफर्स में बात नहीं करता हूँ, वो मेटाफोरिक लैंग्वेज नहीं होती है, उसमें मैं जीता जागता। आप प्रेमचंद को देख लीजिए, प्रेमचंद के कैरेक्टर मुझे प्रभावित करते हैं, प्रेमचंद से मैं प्रेरित हूँ, टॉलस्टॉय से मैं प्रेरित हूँ, तो इस तरह के जेम्स जॉयस से मैं प्रेरित हूँ। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप बेशक साल में एक कहानी लिखिए, अगर वो छपती है ठीक है, छपने के लिए नहीं भी छपे कोई बात नहीं। तो मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने इसके साथ इस कथा की कि वो कहानी जो आपके यहाँ से मन से निकलती है, वो बिल्कुल आप जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बिल्कुल उसी तरह की होती है। और मुझे लगता है कि हम उसी तरह की पीड़ा से और उस तरह से उस समय उस पुरुष में स्त्री का अंश होता है, क्या बात है, सरस्वती का अंश होता है उसमें, और वो बिल्कुल उसको जन्म देता है उस रचना को। क्या बात है डॉक्टर साहब। ये तो अब कार्यक्रम हमारे समापन की ओर आ रहा है। अब देखिए, बात करते करते इतना समय निकल गया। हमने एक नाट्यकर्मी के रूप में आपसे बात की, एक अनुवादक के रूप में बात की, एक प्रसारण कर्मी के रूप में बात की, एक कवि के रूप में बात की, क्या नहीं किया। इसके अतिरिक्त आपकी क्या रुचियां हैं? संगीत में शौक है आपको, कुछ संगीत रुचि है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्लासिकल संगीत सुनता हूँ। नहीं, गाते भी तो क्लासिकल हैं, सुना है थोड़ा बहुत। नहीं, देखिए वो तो मजबूरी में मुझे नाटक के लिए गाना लिखना पड़ा था। तो उसमें एक मीटर था, तो उस मीटर को मुझे बताना पड़ा, हे था थैया ता थे, आ रे भैया ना, चले चलो रे नैया। इस तरह से वो मीटर जो उसका जो नाट्य संगीत है, जैसे कि अगर आप देखेंगे मराठी नाटकों का एक नाट्य संगीत जो है, नाट्य संगीत एक अलग तरह का संगीत है, उसकी लय अलग है। तो उसी तरह के मीटर्स को मैंने अडॉप्ट करके अपने नाटकों में लिखे हैं। जैसे कि एक नाटक है पाताल केतु जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इसी तरह के ये हैं। वो उस पे बल्कि उस पे पाताल केतु को ये है, इस तरह के है। तो संगीत मुझे, शास्त्रीय संगीत खासतौर से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या बहुत सुनता हूँ। क्या बात है। क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ और वेस्टर्न क्लासिकल भी सुनता हूँ। वेस्टर्न, और आप मैंने नाटकों में सिम्फनीज का यूज किया है। जो इडिपस मैंने नाटक किया था उसमें सिम्फनीज का यूज किया था, और फिर मैं उनको बताता था एडिटर को, दिस सिम्फनी इज रॉन्ग, दिस इज परफेक्ट फॉर दिस मूड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब इतनी विस्तार से बातचीत आपके साथ हुई, तो भूल चूक माफ अगर हमसे कुछ रह गया जो हमने नहीं पूछा नहीं नहीं नहीं, आपसे। ऐसा नहीं। आपको कुछ लग रहा है कि और कुछ जो मिस हो रहा है आपकी इस बातचीत में, जो आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे अपने बारे में? नहीं, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, और हर इंसान में कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और वो ख्वाहिश किसी की कभी पूरी नहीं होती है, और ख्वाहिश रखनी भी नहीं चाहिए। काम करते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि काम करना बहुत ज़रूरी है, और मैं काम ही करता हूँ और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरी शंकर रैना। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और ईश्वर आपको इतना सामर्थ्य दे, इतना कि अभी आप जितना अभी तक आपने लिखा है इसका दुगना और आप लिखें, आगे चलते रहिए। और बहुत अपने क्षेत्र बहुत में बहुत आप धन्यवाद। बहुत नहीं, अभी ठहरिए, अभी तुरंत नहीं जाने दूंगा मैं अभी आपको। मैं एक ज़रूरी बात यह है कि जितने भी मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे मित्र जुड़े, बाद में आप उनके कमेंट्स देखिए फेसबुक पर, और समय मिले तो थोड़ा बहुत उनको आप एक्नॉलेज भी करिए, अपनी तरफ से उनका उत्तर भी दीजिए। जी जी दो जी शब्द जी। आप मित्रों के लिए कहना चाहेंगे? मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जो आज इस मंच से जुड़े हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने जो भी आप करना चाहें उसको करें, एंड लेट अस बी पॉजिटिव, नेवर क्या थिंक बैड फॉर एनीवन। अगर क्या आपने किसी किसी व्यक्ति ने कष्ट भी दिया है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, भूल जाइए, फॉरगेट। एंड आप देखिए किस कैसे
अपने आप। मैंने कभी किसी कोशिश नहीं की किसी चीज़ के लिए, कि दूसरों की सहायता करता रहा, दूसरों के लिए हेल्प करता रहा, जिस तरह से भी हो जाए, तो बाकी मेरे काम अपने आप होते रहे। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, वी शुड बी हेल्पफुल, कभी किसी से ईर्ष्या न करें, कभी किसी का द्वेष न करें। हम सब हैं, बेसिकली वी आर ह्यूमन्स, हम मानव हैं और मानव की तरह रहें, और हम एक दूसरे की सहायता करें और खुश रहें, और पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वी बढ़िया मस्ट बात। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। इसी बहुत अच्छे नोट पर, पॉजिटिव नोट पर ही हम अपने मित्रों से अब यहाँ पर अनुमति चाहेंगे, आज्ञा लेंगे। और ये समय आपने निकाला हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कई समय, बहुत समय से सोच रहा था आपसे मैं निवेदन करूं, आप आइए हमसे बातचीत करिए, क्योंकि आपका कार्य मैं लगातार निरंतर उसको फॉलो करता रहा, देखता रहा। और हमेशा आप हंसमुख रहते हैं, हमेशा आप आपके प्रसन्न मुद्रा में आपको वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और जो आपने कहा कि आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो वही पॉजिटिविटी हमेशा आदमी को ऊर्जा देती है, सक्षमता देती है, सामर्थ्य देता है। तो वही बात, वही एक बहुत बड़ी ताकत होती है आदमी की। तो मैं आपसे अब अनुमति चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद, और उन सभी का भी जो हमारे साथ जुड़े हैं। और रैना जी बहुत-बहुत, उपेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार बहुत-बहुत बंधु। नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, आज के हमारे विशेष अतिथि थे डॉक्टर गौरी शंकर रैना, प्रतिष्ठित लेखक, मीडिया कर्मी, नाट्यकर्मी, और बहुत विस्तार से उनसे बातचीत हुई। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वे हमारे साथ रहे। लेकिन साथ में अपने मित्रों को ये सूचना भी देना चाहूँगा, क्योंकि आप नाटक की आज रंगमंच की बहुत बातचीत होती रही। अब आने वाले शुक्रवार को, यानी 23 तारीख को, 23 सितंबर को सायं 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से प्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच के अभिनेता श्री ललित पायरमू, जिनसे हम बातचीत करेंगे अभिनय में योग का क्या महत्व है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि अभिनय में योग का क्या, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस शुक्रवार को यानी 23 सितंबर को सायं 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और उस कार्यक्रम को देखिए। अब मुझे अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।